दोस्तों, आईपीएस मैडम सादा कपड़ों में अपने रिश्तेदार की शादी में गई। वहां एक दरोगा मिला जिसने नशा किया था और आईपीएस मैडम को संदिग्ध समझकर शादी से भगाने लगा। आईपीएस मैडम बोली, मैं आईपीएस हूं, लेकिन वो दरोगा नशे में था और आईपीएस मैडम को थप्पड़ मारने लगा और घसीटते हुए थाने ले गया। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, शाम के 7 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में एक शानदार शादी समारोह चल रहा था। रोशनी से नहाए हॉल में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इस भीड़ में एक महिला अकेली खड़ी थी, सादे सलवार सूट में, बिना किसी तामझाम के, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। यही महिला थी आर्या वर्मा, जो कि जिले की नई आईपीएस अफसर थी। लेकिन यहां कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। आर्या किसी रिश्तेदार की शादी में बिना वर्दी और सुरक्षा के सिर्फ इंसानियत के नाते शामिल हुई थी। वो चाहती थी कि उसे आम लोगों की तरह देखा जाए, पहचान के बिना, बिना डर या दिखावे के। जैसे ही वह गेट के पास पहुंची, एक दरोगा और 2 सिपाही वहां चेकिंग कर रहे थे। दरोगा सुरेश यादव शराब के हल्के नशे में था और खुद को शादी का सिक्योरिटी इंचार्ज समझ रहा था। अरे सुनो, तुम कहां जा रही हो? सुरेश ने ऊंची आवाज में पूछा। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, शादी में आई हूं, इनविटेशन कार्ड मेरे पास है। सुरेश ने बिना देखे कार्ड फाड़ दिया और घूरते हुए बोला, बहुत चालाक हो तुम लोग, एक से एक नाटक आते हैं यहां। बताओ, किसकी साड़ी पहनी है और कौन भेजा तुम्हें चोरी करने? सिपाही हंसने लगे। भीड़ की कुछ निगाहें मुड़ने लगीं। आर्या का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। मैं आईपीएस हूं। और आईपीएस? तू? सुरेश ने ठाका मारते हुए कहा। अरे भाइयों, ये कह रही है कि ये आईपीएस है। चलो थाने चलते हैं, वहीं पता चलेगा इसका सच। बिना कुछ सुने सुरेश ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा माहौल सन्न हो गया। आर्या के गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ बोली, अब तुमने मेरी पहचान से नहीं, मेरी आत्मा से पंगा लिया है। सिपाही उसे घसीटते हुए थाने ले गए। भीड़ तमाशा देखती रही और कोई कुछ नहीं बोला। थाने में आर्या को लॉकअप में डालने की तैयारी हो रही थी। तभी एक कांस्टेबल, जो उसे पहचानता था, दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, सर सर, ये हमारी नई एसपी साहिबा हैं। सुरेश के चेहरे से रंग उड़ गया। आर्या ने ठंडी नजरों से देखा और बोली, अब वो शुरुआत होगी जो तुम जैसे अफसरों को याद रहेगी। ये थप्पड़ सिर्फ मेरे गाल पर नहीं पड़ा, ये सिस्टम पर पड़ा है। उस रात सन्नाटा सिर्फ थाने में नहीं, पूरे सिस्टम में फैल गया। आर्या ने उस रात थाने से निकलते ही अपने सरकारी गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ एक बात कही, कल सुबह तक पूरा थाना बदल चुका होगा। उसकी आंखों में आग थी, पर दिल में व्यवस्था को ठीक करने का संकल्प। रात भर नींद तो आई नहीं, पर दिमाग एकदम साफ था। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सुबह होते ही आर्या ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें दरोगा सुरेश यादव के दुर्व्यवहार, थाने में बिना वजह महिला को बंद करने और पुलिस की लापरवाही का पूरा ब्यौरा था। सीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और खुद की पहचान के सबूत के साथ आर्या ने सख्त कार्रवाई की मांग की। डीजीपी साहब ने भी पहली बार देखा कि कोई अफसर अपनी बेइज्जती को बदले की भावना में नहीं, बल्कि सुधार के मौके में बदल रहा है। आदेश तुरंत निकला, दरोगा सुरेश यादव को सस्पेंड किया जाए और पूरे थाने की कार्यप्रणाली की जांच हो। आर्या ने दोपहर होते होते खुद अपनी वर्दी पहन ली। वो वही वर्दी थी जिस पर उसका गर्व था, लेकिन आज उसमें उसका गुस्सा भी शामिल हो गया था। गाड़ी सीधी उसी थाने के बाहर रुकी जहां पिछली रात उसे अपमानित किया गया था। पूरा थाना स्तब्ध रह गया जब वर्दी में आर्या वर्मा ने कदम रखा। सुरेश यादव थर थर कांपने लगा। आर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने कल एक आम औरत को मारा था, लेकिन वो औरत इस वर्दी की असली ताकत थी। अब तुम इस ताकत के सामने झुकोगे। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी सिर झुकाए खड़ा था। आर्या ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ताकत सिर्फ वर्दी की नहीं होती, इंसान की नीयत की भी होती है। जो किसी आम महिला को अपमानित करता है, वो किसी अपराधी से कम नहीं।
उसने सुरेश यादव को खुद हथकड़ी लगाई और कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उस हर अफसर के लिए संदेश है जो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है। शहर भर की खबर बन चुकी थी यह घटना। मीडिया बाहर थी, लेकिन आर्या ने कैमरों से दूरी बनाई। उसे न्याय चाहिए था, सुर्खियां नहीं। शाम को एक महिला कांस्टेबल ने चुपके से आकर कहा, मैम, आपने जो किया उससे बहुतों को हिम्मत मिली है। हम अब भी पुलिस हैं, लेकिन अब गर्व के साथ। आर्या मुस्कुराई, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, अब सिर्फ सुधार नहीं, अब क्रांति की जरूरत है। और इसी सोच के साथ आर्या ने उस तंत्र को बदलने की ठान ली जो वर्दी को रौब समझता था, जिम्मेदारी नहीं। दरोगा सुरेश यादव की गिरफ्तारी के बाद जिले भर की पुलिस चौकन्नी हो गई थी, लेकिन आर्या की असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उसने तय किया था कि वो इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। ये एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम की एक गहरी बीमारी का लक्षण थी। आर्या ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसमें किसी भी स्थानीय थाने के अफसर को शामिल नहीं किया गया। बाहर से आए ईमानदार अधिकारियों की टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वे सिर्फ इस एक मामले की नहीं, बल्कि थाने में बीते 2 वर्षों के सभी मामलों की जांच करें। जांच शुरू होते ही परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। थाने में रोज दर्जनों लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। महिलाओं से अभद्र व्यवहार, रिश्वतखोरी और फर्जी चालान जैसे अपराधों का लंबा रिकॉर्ड था। एक मामला तो ऐसा भी सामने आया जिसमें एक गरीब महिला को सिर्फ इसलिए हवालात में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके पति ने दरोगा को सलाम करने में देर कर दी थी। आर्या का खून खौल उठा। उसने सभी शिकायतकर्ताओं को बुलवाया, उनकी बात खुद सुनी और हर केस की व्यक्तिगत निगरानी शुरू की। इस दौरान कई अफसर उसके खिलाफ खड़े भी हुए। उन्होंने राजनीतिक रसूख वाले नेताओं तक से मदद मांगी, लेकिन आर्या डगमगाई नहीं। उसे पता था कि अगर वो झुकी तो फिर कभी कोई महिला अफसर हिम्मत नहीं कर पाएगी। आर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां वो बिल्कुल सीधे शब्दों में बोली, ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की लड़ाई है जो थानों में इंसाफ मांगने आती है लेकिन उसे अपमान मिलता है। अगर पुलिस में सुधार चाहिए तो सबसे पहले वर्दी के अंदर के इंसान को बदलना होगा। उसकी बातों ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर लोग आर्या को लोह महिला कहकर संबोधित करने लगे। एक शाम आर्या थाने के बाहर खड़ी थी। तभी एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी को लेकर आया। लड़की कांप रही थी। पिता डरते डरते बोला, मैडम, मेरी बेटी से गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन अब लगता है यहां भी कोई सुनेगा। आर्या ने उसे थाने के अंदर बुलाया और कहा, अब इस जगह को डर नहीं, भरोसे की जगह बनाना है। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा कि मेरे होने से किसी को हिम्मत मिली है। यही तो असली सेवा है, यही मेरी वर्दी का मतलब है। और वहीं से शुरू हुई एक लंबी जंग जो सिर्फ नियमों से नहीं, जमीर से लड़ी जानी थी। आर्या की सख्ती और ईमानदारी की गूंज पूरे जिले में सुनाई देने लगी थी। अब लोग सिर्फ डरकर नहीं, भरोसे के साथ पुलिस स्टेशन आने लगे थे। लेकिन आर्या जानती थी कि सिर्फ सिस्टम को झकझोर देना काफी नहीं है। उसे उस खामोश डर को भी तोड़ना था जो आम लोगों को सच्चाई कहने से रोकता है। एक दिन एक नन्हा बच्चा, करीब 10 साल का, थाने के बाहर बैठा मिला, कांपता हुआ, बिना चप्पल के, आंखों में डर। आर्या खुद उसके पास गई। उसने झुककर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। मेरी मां को पुलिस वाले उठा ले गए। कुछ नहीं किया उसने, बस सड़क पर सब्जी बेच रही थी। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत रिकॉर्ड निकलवाया और पाया कि सोनू की मां के खिलाफ कोई भी कानूनी केस दर्ज नहीं था। उसे सिर्फ ठेला हटाओ अभियान के नाम पर उठाकर लाया गया था और पिछले 3 दिन से हवालात में बंद थी, बिना FIR, बिना चार्ज। आर्या खुद हवालात गई और महिला को बाहर निकाला। वो औरत देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। लोगों ने 4 दिन से उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। आर्या ने वहां खड़े अफसरों से सख्त लहजे में पूछा, क्या आपको याद है कि आप भी किसी औरत के बेटे हो सकते हैं? क्या कभी किसी ने सिखाया कि कानून गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता? वो रात आर्या ने थाने में नहीं, सोनू और उसकी मां के साथ एक सरकारी आश्रय गृह में बिताई। उसने खुद उन्हें खाना खिलाया
दवा दिलाई और सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। अगले दिन सुबह वो थाने लौटी तो हर दीवार पर एक नोटिस चिपका था, बिना वजह किसी महिला, बच्चे या गरीब पर कार्रवाई करने से पहले 5 बार सोचें, क्योंकि अब इंसाफ की जिम्मेदारी खुद एसपी मैडम ने उठा ली है। इस घटना के बाद आर्या ने एक विशेष जन सुनवाई सप्ताह शुरू किया, जिसमें आम लोग बिना डर के थाने आकर अपनी बातें कह सकते थे। इस दौरान कई पुराने जख्म खुले, कई पीड़ितों को पहली बार न्याय मिला। आर्या ने अपने कार्यालय में एक बोर्ड लगवाया, अगर तुम्हारी आवाज अब तक नहीं सुनी गई तो अब वो गूंजेगी, हर दीवार, हर गेट, हर वर्दी के दिल में। इस बोर्ड के नीचे लोग अब अपने हाथों से पेन से लिखकर छोटी छोटी बातें छोड़ जाते। किसी ने लिखा था, आज पहली बार लगा कि पुलिस भी इंसान होती है, और आर्या ने पढ़कर बस मुस्कुरा दिया। लड़ाई लंबी थी, पर अब बेजुबानों की आवाज बन चुकी थी वो, एक उम्मीद, एक क्रांति। जांच की लहर और बेजुबानों को आवाज देने के बाद अब आर्या का सामना था उस अदृश्य दीवार से, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के गठजोड़ से बनी थी। कई अफसरों की सिफारिशें, दबाव और धमकियां आने लगी थीं, लेकिन आर्या जानती थी, ये वही मोड़ है जहां ईमानदारी की असली परीक्षा होती है, कानून की कसौटी पर। एक दिन उसे एक गोपनीय फाइल मिली। उसमें लिखा था कि थाने का एक सीनियर अफसर, जो फिलहाल सस्पेंड था, एक स्थानीय नेता की मदद से फिर से बहाल होने की कोशिश कर रहा है। यही अफसर, इंस्पेक्टर राणा, वो व्यक्ति था जिसने आर्या को शादी वाली रात थाने में जलील किया था और फिर चुपचाप ट्रांसफर ले लिया था। अब वही इंस्पेक्टर राणा नेताजी की सिफारिश पर लौटने वाला था। आर्या ने बिना एक पल गंवाए पूरी केस फाइल निकलवाई। उन्होंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ इकट्ठा किया और फिर केस को डिसिप्लिनरी कमेटी से हटाकर सीधे लोकल कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। ये एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि इससे न सिर्फ विभागीय अधिकारी बल्कि सत्ताधारी नेताओं की नाराजगी भी सामने आ सकती थी। लेकिन आर्या ने कसम खाई थी, न्याय सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए होना चाहिए जिसने वर्दी का अपमान किया हो। कोर्ट में मामला जैसे ही शुरू हुआ, शहर का माहौल बदल गया। मीडिया, जनता और सोशल वॉचडॉग्स की नजरें इस केस पर टिकी थीं। आर्या खुद कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुई। जब वकील ने पूछा, मैडम, आप खुद पीड़िता हैं, क्या निजी भावना इस केस को प्रभावित कर रही है? आर्या ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं पीड़िता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं उस वर्दी की रखवाली करने वाली अफसर हूं जिसे उसने कलंकित किया। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा न्याय में बाधा नहीं, उसका प्रमाण है। इंस्पेक्टर राणा कोर्ट में बौखलाया। नेताओं ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किए, लेकिन साक्ष्यों के सामने किसी की एक न चली। 3 सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर राणा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाए और महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, अवैध हिरासत व बदसलूकी के लिए जेल भेजा जाए। फैसला आते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े पत्रकारों की भीड़ में एक महिला खड़ी थी। वो सोनू की मां थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आज कानून को देखकर भरोसा हुआ कि इंसाफ जिंदा है। आर्या की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक अटूट दृढ़ता। उसने खुद से कहा, अब ये लड़ाई मेरी नहीं रही, ये हर उस बेटी की है जो चुप रह गई थी। अब कोई चुप नहीं रहेगा। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां वर्दी अब सिर्फ डर की नहीं, न्याय की पहचान बन रही थी। सुरेश यादव की गिरफ्तारी के बाद शहर के उस थाने की दीवारों में जैसे दरारें पड़ गई थीं। सालों से जमा हुआ डर, भ्रष्टाचार और सड़ांध अब आर्या की ईमानदार नजरों के सामने नंगे हो गया था। लेकिन आर्या जानती थी कि सिर्फ एक आदमी को हटाकर पूरा सिस्टम नहीं बदलता। उसे उस सोच को बदलना था जो वर्दी के भीतर छिपा राक्षस पालती है। आर्या ने अचानक उसी थाने में सरप्राइज विजिट का प्लान बनाया। बिना किसी सूचना के सुबह 8 बजे वह साधारण कुर्ता और जूती पहनकर थाने के गेट पर पहुंची। अंदर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे वक्त के कांटे हुए पन्नों में पीछे लौट रहा हो। सब लाइन में खड़े हो जाइए, आर्या ने कठोर आवाज में कहा।
कांपते हुए सभी हेड कांस्टेबल, दरोगा और अन्य स्टाफ लाइन में खड़े हो गए। कुछ की आंखें झुकी थीं, कुछ में अपराध बोध था और कुछ में डर। अब गिनती शुरू करो, आर्या बोली। सब चौंक गए। गिनती मैडम? हां, अपनी गलतियों की गिनती करो। एक गहरी चुप्पी। फिर एक महिला कांस्टेबल ने धीरे से कहा, मैडम, मैं बोल सकती हूं? आर्या ने सिर हिलाया। मैंने उस दिन पूजा को बाहर खड़े देखा था, चाहा था रोक लूं, लेकिन डर गई। उसके बाद मानो बांध टूट गया हो। एक एक कर सभी पुलिसकर्मी अपने अपराध और चूक स्वीकार करने लगे। किसी ने बिना एफआईआर वापस भेजा, किसी ने रिश्वत ली, किसी ने उत्पीड़न को नजरअंदाज किया। आर्या ने सबकी बातें सुनी, चुपचाप। फिर बोली, आज मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह माफी स्थायी नहीं है। तुम्हें इसे कर्म से बदलना होगा। उसने दीवार पर एक नया पोस्टर लगाया, यह थाना अब सेवा का केंद्र है, सत्ता का नहीं। और फिर शुरू हुआ थाना परिवर्तन अभियान। एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई, जिसमें पूजा त्रिवेदी की फोटो लगी थी। प्रतिदिन जन सुनवाई रखी जाने लगी, जहां खुद एसपी आर्या बैठती थीं। हर पुलिसकर्मी को हफ्ते में एक दिन मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग दी जाने लगी। मीडिया ने इस परिवर्तन को थाने में इनकलाब नाम दिया। राज्य के अन्य जिलों से भी अफसर आने लगे इस मॉडल को समझने। आर्या जानती थी यह बस शुरुआत थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद पूजा की आत्मा को शांति मिली होगी। शायद वो लड़की जो कभी लौटी नहीं, अब हर लड़की के भीतर जी रही थी। आर्या के नेतृत्व में शहर में नई सुबह की दस्तक हो चुकी थी, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे भी खुद को गहराने लगते हैं। इसी बदलाव के बीच एक नाम और चर्चा में आ गया, डीएम साहब शिवराज सिंह। उनका नाम सुनते ही प्रशासन के हर कर्मचारी की रगों में डर दौड़ जाता था। एक ऐसा कड़क अधिकारी जो न किसी से मिलते थे, न किसी की सुनते थे। उनका स्वभाव इतना कठोर था कि अधीनस्थ अधिकारी भी उनकी मीटिंग में बोलने से कतराते थे। शहर में अफवाह थी कि वे किसी से प्रभावित नहीं होते, और जिसने एक बार टकराने की कोशिश की वो फिर कभी सिस्टम में नहीं दिखा। आर्या को भी उनकी मौजूदगी शुरू से खल रही थी। वो जानती थी कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अकेले लड़ना काफी नहीं, डीएम की ताकत और नीयत दोनों की जरूरत होती है। लेकिन शिवराज सिंह का रवैया बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने अभी तक आर्या के किसी अभियान की सराहना नहीं की थी, न ही किसी मीटिंग में उनके साथ सहजता दिखाई थी। एक दिन आर्या ने खुद मिलने का समय मांगा। कमरा बेहद सादा था और उनकी नजरों में वही घमंड और निर्विकार भाव। आइए एसपी साहिबा, सुना है आप बहुत बदलाव कर रही हैं। आर्या ने संयम से कहा, बदलाव जरूरी है सर। पूजा त्रिवेदी जैसी बच्चियां इस सिस्टम से उम्मीद रखती हैं और हम अफसर वही उम्मीद तोड़ते आए हैं। डीएम साहब ने मुस्कुराकर कहा, भावनाओं से सिस्टम नहीं चलता मैडम। यहां फाइलों में काम होता है, कहानियों में नहीं। आर्या ने पहली बार सीधे जवाब दिया, अगर सिस्टम में इंसानियत नहीं है तो वो सिर्फ एक जंजीर है, बदलाव नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई, लेकिन उसी चुप्पी में पहली बार शिवराज सिंह ने आर्या को गौर से देखा। उसकी आंखों में जुनून था, सच्चाई थी, और शायद वही कुछ था जो शिवराज खुद कभी खो चुके थे। आपको क्या लगता है मैं कुछ छिपा रहा हूं? शिवराज ने पूछा। आर्या ने कहा, मुझे लगता है आप कुछ झेल रहे हैं जो आपको कठोर बना चुका है। शिवराज की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। आपको डीएम दफ्तर की सारी पुरानी फाइलें देखने की अनुमति है, उन्होंने कहा। वो पहली दरार थी उस कठोर चेहरे पर, और आर्या जानती थी यहां भी एक सच्चाई छिपी है, एक ऐसी कहानी जो सिस्टम के डर में दब गई है। शाम को जब वो डीएम ऑफिस से निकली, उसके पास कुछ पुरानी शिकायतों की फाइलें थीं। उनमें से एक फाइल थी, लड़कियां लापता 2018 केस बंद। आर्या के हाथ थम गए। ये वही केस था जो कभी सुरेश यादव के थाने से जुड़ा था, और अब उसके सामने था डीएम साहब का दस्तखत। आर्या के हाथों में वो फाइलें अब तौलने का सामान बन चुकी थीं। डीएम साहब ने जिनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी, उन्हीं की सच्चाई अब आर्या के सामने थी। लड़कियां लापता 2018 की फाइल का मतलब था कि इन लापता लड़कियों के मामले को डीएम साहब ने कभी पूरी तरह से सुलझाया ही नहीं था, और ऐसा करने के बजाय उसे दफन कर दिया था।
आर्या ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। फाइल के पन्ने पलटते हुए उसे 2 नाम मिले जो बार बार उभर कर आ रहे थे। 2 लड़कियां जिनके बारे में जांच की रिपोर्ट में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। एक नाम था आशा और दूसरा था नमिता। ये दोनों लड़कियां 2018 में लापता हो गई थीं और फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आर्या की नजरें अब थानी हुई थीं। वह जानती थी कि अगर उसे इस बड़े खेल का पर्दाफाश करना है तो उसे डीएम साहब के खिलाफ एक बड़े कदम की जरूरत थी। एक ऐसा कदम जो पूरी तरह से सिस्टम को हिला दे। आर्या ने उन दोनों लड़कियों के परिवारों से संपर्क किया। दोनों परिवार पहले डरते रहे, लेकिन फिर आर्या के सामने सच्चाई बोलने को मजबूर हो गए। दोनों लड़कियों की कहानी एक जैसी थी। वे दोनों किसी अपहरण के बाद सरकारी संरक्षण में लाने के बहाने थाने के भीतर से गायब हो गईं। किसी न किसी घोटाले का हिस्सा बन चुकी थीं। आर्या ने सीबीआई से मामले की पूरी जांच करवाने की योजना बनाई, लेकिन एक रात पहले उसने डीएम साहब से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वे किसी डिप्लोमैटिक तरीके से बात करने नहीं जा रही थीं। इस बार आर्या के मन में खामोश गुस्से का तूफान था। डीएम साहब से मुलाकात के दौरान वह सीधे मुद्दे पर आई। आपने जिन लापता लड़कियों के मामले को सुलझाया ही नहीं, आज उनका परिवार मुझसे सच्चाई की उम्मीद करता है, आर्या ने कहा। शिवराज सिंह ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगता है आप मुझसे ज्यादा ईमानदार हैं, एसपी साहिबा? आपने सोचा है ये बदलाव कहां से आएगा? आर्या ने निश्चल रहकर कहा, सच्चाई से साहब। आप जितनी भी कोशिश करें, अब इस सिस्टम से भ्रष्टाचार का कचरा बाहर निकलकर रहेगा। दोनों के बीच एक चुप्पी गहरी हो गई। लेकिन इस बार शिवराज सिंह को यह समझ आ चुका था कि आर्या का जुनून और उसकी सच्चाई कुछ ऐसी है जिसे अब दफन नहीं किया जा सकता था। अगली सुबह एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। सभी मीडिया चैनल्स और जनता को यह जानकारी दी गई कि डीएम साहब का नाम भी इस घोटाले में था। आर्या की मेहनत और उसके आदर्शों ने अंततः सिस्टम को एक नई दिशा दी। डीएम साहब को निलंबित किया गया और उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। यह आर्या के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत थी जो सिस्टम से न्याय की उम्मीद करता था। अब यह केवल आर्या की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस आम आदमी की लड़ाई बन चुकी थी जिसे आवाज नहीं मिल पाती थी। आर्या ने इसे केवल एक शुरुआत मानते हुए कहा, अब यह सिस्टम उनके लिए काम करेगा जो सही है, न कि वो जो सिर्फ अपनी ताकत के बल पर इसे दबाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी
और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।